Hello friends, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. दोस्तों आज के इस सेशन में हम सभी बीपीएससी के PYQs केमिस्ट्री के PYQs पर चर्चा करने वाले हैं। ओके, केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चर्चा करने वाले हैं जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस सेशन को हम सभी बिना विलंब किए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? धातु, अधातु, उपधातु या फिर गैस। तो दोस्तों इसका आंसर कुछ इस प्रकार होगा कि हम सभी जानते हैं आवर्त सारणी में तत्वों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। ठीक है, इसके बारे में हम बृहद रूप से चर्चा बाद में करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो धातु तत्व है, अधातु और उपधातु, ये तीनों करेक्ट आंसर है। तो गैसेज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। गैस जो है वो क्या है? एक तत्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा गया है? रदरफोर्ड को, आइंस्टीन को, लेवोजियर को या फिर सीवी रमन को? दोस्तों इसका सही जवाब है लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक शास्त्र का जनक कहा गया है। एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक शास्त्र का जनक कहा गया है। किसे कहा गया है? एंटोनी लेवोजियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है और न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 20 है। तो इसका जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या यह क्या होगा? तो परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होगा? 18 + 20 बराबर 38। 38 जो है क्या हो जाएगा? उसका परमाणु द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल द्रव्यमान, हमेशा परमाणु भार से अधिक, हमेशा अपनी परमाणु भार से कम होती है। दोस्तों अभी हम लोग देखे हैं कि एक कोई तत्व था जिसका इलेक्ट्रॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या जो था, इलेक्ट्रॉन संख्या 20 था और न्यूट्रॉन संख्या 18 था, मान लेते हैं। तो हम क्या किया है, परमाणु भार को ज्ञात करने के लिए, द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए इस दोनों को ऐड कर दिए। तो इलेक्ट्रॉनों का योग और न्यूट्रॉन का योग, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का योग हम लोग क्या कर दिए हैं? जोड़ दिए हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग मतलब ऐड जो होता है वो क्या है? एक नाभिक का द्रव्यमान होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? यहाँ जो दिया हुआ है 94, यह क्या दिया हुआ है? यह Pu, यहाँ 94 है और यहाँ 242 है। ओके, तो ये जो 94 है ये क्या है? द्रव्यमान संख्या है, परमाणु संख्या है। और ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। ये परमाणु संख्या है और ये परमाणु द्रव्यमान है। ओके, तो इसमें पूछ रहा है क्या कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? न्यूट्रॉन की संख्या को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि परमाणु भार जो है, परमाणु द्रव्यमान जो है, उसमें से हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या है उसको। तो प्रोटॉन की संख्या जो है वो कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या और बराबर परमाणु संख्या। ये सभी जो होता है क्या होता है? तीनों एक दूसरे के बराबर होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे? न्यूट्रॉन की संख्या हमारे पास उपलब्ध है, न्यूट्रॉन की संख्या हमको निकालना है। हमारे पास भार दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? 242 में से 94 को माइनस करेंगे, 8 4 1 148 जो है वो हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं प्रोटॉन की संख्या में, द्रव्यमान संख्या में, इलेक्ट्रॉन की संख्या में या फिर परमाणु संख्या में? एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग किसमें होते हैं? तो अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं।
फैराडे स्थिरांक क्या है? फैराडे स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा सार्वभौमिक स्थिरांक पर। किस पर? सार्वभौमिक स्थिरांक पर फैराडे स्थिरांक निर्भर करता है। फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह 96,485 जूल प्रति मोल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। निम्न में से किसका पीएच मान 60 होता है? उरासीन विलयन का। किसका? उरासीन विलयन का। और जो पानी होता है वो भी क्या होता है? उसमें कोई पानी का जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। क्या होता है? H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। मतलब क्या है इसका कि जल जो है वो हाइड्रोजन के दो अणु, जल जो है क्या है वो हाइड्रोजन के दो अणु और हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु के मिलने से बनता है। हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु के मिलने से बनता है। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H2O होता है। इसके गुण की यदि चर्चा करें तो यह जो है जल जो है वो क्या होता है? रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन और साथ ही आकारहीन होता है। क्या होता है? आकारहीन होता है। ओके, तो जल क्या है? जल जो है वो भी क्या है? एक जल का पीएच मान कितना होता है? उसका भी पीएच मान 7 होता है। और साथ में उदासीन विलयन जो है इसका भी पीएच मान कितना होता है? 60 होता है। इसका भी पीएच मान कितना होता है? 60 होता है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 60 से अधिक होता है? तो हम पहले जान लेते हैं कि 7 नंबर जो होता है वो उदासीन विलयन के लिए होता है। 60 से अधिक 14 तक, 60 से अधिक 14 तक ये जो होता है वो किसके लिए होता है? क्षारीय विलयन के लिए, बेसिक क्षारीय होता है। और 60 से कम जो होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। ओके, 60 से कम पीएच मान एसिड का होता है और 60 से 14 के बीच में बेसिक का होता है। ओके, यह क्षारीय विलयन है और यह अम्लीय विलयन है। और नंबर 7 जो है वो क्या है? उदासीन विलयन है। ओके, तो इसमें पूछ रहा है 60 से अधिक किसके लिए होगा? तो 60 से अधिक जो है वो क्षारीय विलयन के लिए होगा। किसके लिए होगा? क्षारीय विलयन के लिए होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी का पीएच मान क्या होता है? अभी हम पढ़े हैं कि पानी का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? नंबर 7 होता है। बीच उदासीन होता है। पानी क्या होता है? उदासीन होता है। पानी क्या होता है? उदासीन होता है। और इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक घोल का पीएच मान 3 से 6 बदलता है। एक घोल का पीएच मान 3 से 6 बदलता है। H+ आयन की सांद्रता में क्या बदलाव आएगा? क्या बदलाव आएगा? ओके, 3 गुना सांद्रता बढ़ जाएगी, 3 गुना कम हो जाएगी, 10 गुना कम हो जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो H+ आयन की सांद्रता का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? H+2 अपॉन H+ अपॉन H+1, मतलब 10 का पावर माइनस बराबर 10 का पावर -3। इसमें क्या हो जाएगा? 10 का पावर -3 अगर है, 10 का पावर -3 है, मतलब क्या है? 1/1000। क्या हो गया है? 1/1000। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1000 गुना कम हो जाएगा। 1000 गुना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। H+ आयन की सांद्रता का मान क्या हो जाएगा? 1000 गुना कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन क्या होती है? तो ब्रोमीन जो होता है वो गहरे हरा रंग धारण किए हुए होता है, जो कि एक वाष्पशील द्रव है। क्या है? द्रव है। तो यह लाल रंग का होता है
और द्रव है। ये दोनों हमने जान लिया कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ब्रोमीन जो है वर्ग 17 का सदस्य है और वर्ग 17 के सदस्य को हम सभी हैलोजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हैलोजन के नाम से जानते हैं। ओके, वर्ग 17 के सदस्यों को हम लोग हैलोजन के नाम से जानते हैं। और यह रूम के टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में रहता है। और इसका अगर परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या ब्रोमीन का जो होता है वो होता है 35। कितना होता है? 35। और संकेत Br। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, हाइड्रोजन और एसिटिलीन। ओके, तो गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें हम मुख्य रूप से एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। यह जो क्वेश्चन कर रहा है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है किसकी? अब गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, हम लोहे के पाइप के ऊपर या फिर लोहे की किसी वस्तु के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। किसकी परत चढ़ा देते हैं? जिंक की परत चढ़ा देते हैं। गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें हम सभी क्या करते हैं कि लोहे के किसी भी पदार्थ के ऊपर जो लोहा का बना होता है उसके ऊपर हम सभी जिंक का परत चढ़ा देते हैं। जिंक का परमाणु संख्या होता है 30। कितना होता है? 30। और जो संकेत है वो होता है Zn। ओके, तो गैल्वेनाइज्ड लोहे पर क्या करते हैं हम लोग? पाइप पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट जो है वो किसके बने होते हैं? ओके, तो डिटर्जेंट जो है वो एक यौगिक है। क्या है? यौगिक है। और यह जो है वो एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। ये जो पदार्थ है वो एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं और यह कठोर जल में भी घुलनशील होता है, जिससे कपड़े क्या होते हैं? आसानी से साफ हो जाते हैं। तो यह जो है किसका बना होता है? सल्फोनेट का। किसका? सल्फोनेट का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वह क्या कहलाता है? जो मानव पसीने के तत्व से उत्सर्जित होता है वह क्या कहलाता है? तो पसीना मुख्य रूप से पानी से बनता है। किससे बनता है? पसीना जो बनता है वह मुख्य रूप से किससे बनता है? पानी से बनता है। लेकिन इसमें बहुत सारे खनिज होते हैं। क्या होते हैं? खनिज होते हैं। उसके अलावा अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। अम्ल के अलावा इसमें यूरिया होता है। ओके, पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, जिसको हम लोग फेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन को हम लोग फेरस बोलते हैं। इसका परमाणु संख्या 26 और सूत्र जो होता है वो Fe होता है, संकेत। ओके, तो इसमें से विभिन्न सारे ऐसे आंसर हैं जो कि किस में रहते हैं? हमारे पसीने से उत्सर्जित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम अभी पढ़े हैं कि इसमें मैग्नीशियम भी होता है, जस्ता भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीला ठोठा रासायनिक रूप से है। अब इसका मुख्य रूप से क्या पूछ रहा है? तो रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो इसका नीला ठोठा हम लोग जानते हैं कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है। कॉपर सल्फेट। क्या? कॉपर सल्फेट। ओके, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuSO4 × 5H2O। ये होता है कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला। नीला ठोठा का रासायनिक रूप क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु जो होती है वो प्लेटिनम की होती है, जिसका प्रयोग अभी हम लोग घड़ी बनाने में या फिर आईफोन में किया जा रहा है। इसका घनत्व जो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है किन किन
पदार्थों का। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो एक मिश्र धातु है, यह कह सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो होते हैं वो क्या क्या मिले हुए होते हैं, सो पहले जान लेते हैं। लोहे के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम का एक निश्चित अनुपात मिलाने पर एक स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए हम कार्बन, निकेल और क्रोमियम इन तीनों को क्या करते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तब एक जो बर्तन प्राप्त होता है स्टेनलेस स्टील का प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह